की कार्यवाही यहां पर शुरू हो गई है। देखिए क्या कुछ आज डिस्कशन हो रहा है। खंड के जिला झालावाड़ में एक थाना जो गंगधार का है वो जर्जर अवस्था में होने के कारण अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड चौमहला द्वारा दिनांक 13/1/2026 को सुरक्षा की दृष्टि से नकारा घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से सूचना प्राप्त की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर भवन की पूर्ण मरम्मत अथवा नवीन भवन निर्माण जो भी आवश्यक है उस पर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर कार्य करवाया जाएगा। पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डग क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलना अति आवश्यक है, क्योंकि डग से झालावाड़ की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है और हमारे लास्ट थाना नागेश्वर उनेल से झालावाड़ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। मेरी विधानसभा की लास्ट सीमा से अगर दौड़ा जाए तो करीब 175 किलोमीटर जिले की दूरी है। प्रश्न पूछो। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्राइम होते हैं उसमें डग में पुलिस अधीक्षक को पहुँचने में करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं और डग के आसपास करीब 6 थाने पड़ते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूँगा कि आपको प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं, तो 27 तारीख को हमारे सीएम साहब रिप्लाई दे, उसमें डग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस अधिकारियों के सुपरवाइजरी और इन्वेस्टिगेटरी जो ऑफिस खोले जाते हैं उसमें अपराध की संख्या, अपराध का प्रकार, इन सब पर परीक्षण किया जाता है। तो माननीय सदस्य जो डग से आने वाले हैं उन्होंने जो डिमांड रखी है इसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में यदि औचित्यपूर्ण सिफारिश आएगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। दूसरा पूरक है। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधानसभा में बहुत सारे काम आपने दिए हैं, मंत्री महोदय ने दिए, सीएम साहब ने बहुत काम दिए, मगर एक छोटा सा काम है। गंगधार थाना बहुत जर्जर स्थिति में है। इसको हमने 13/1/2026 को नकारा घोषित भी करवा दिया गया है। उसमें बैठने लायक नहीं है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा, इसको आप कब तक नवीन बिल्डिंग बनाने की घोषणा करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है, ये गंगधार थाना जर्जर स्थिति में है और इस थाने की मरम्मत के लिए 16,15,000 रुपये की राशि हमारे द्वारा सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी। मरम्मत का कार्य चालू हो गया था। अधिशासी अभियंता द्वारा जब उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने उसको जर्जर अवस्था में बताया है, मरम्मत की राशि उसमें खर्च होने के लिए मना किया है। तो निश्चित रूप से जगह की उपलब्धता के होने पर हम नए भवन की कार्रवाई चालू कर देंगे। स्वीकृत राशि में से 12 लाख रुपया भी शेष भी है। अगला प्रश्न श्री गोवर्धन। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन संख्या 266 होने पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो आपको कहा है उसमें कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो सही है, उसका उपयोग कहाँ लिया जा सकता है और हमें थाने के भवन के लिए मापदंडों के अनुसार जो भूमि चाहिए, जो नए मापदंड तय किए हैं उसके अनुसार और बजट उपलब्ध होने के बाद हम बनवा देंगे। एक सूचना आपके माध्यम से और देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, कल बीकानेर जिले के एक विषय पर तो बात यहाँ किया था, इस प्रश्न का नहीं है। उसकी अलग से आप उसमें अपराधी को डिटेन कर लिया गया है। हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके अपराधी को डिटेन कर लिया गया है। अगला प्रश्न गोवर्धन। क्वेश्चन संख्या 266 माननीय मंत्री जी। खंड 1 सीकर जिले में दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक सरकार को 2 सड़कों को मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन्हें दिनांक 18/11/2024 को MDR 415 व MDR 416 में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त MDR 415 के विस्तार के भी प्रस्ताव
राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे। इस MDR 415 का विस्तार दिनांक 13/8/2025 को किया गया। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से भड़ाड़ड़ सांवलोदा धायलान सावलोदा पुरोहितान नागवा जीणमाता खाटूश्याम जी सड़क MDR 415 की कुल लंबाई 75.10 किलोमीटर है, जिसमें से 3.70 किलोमीटर चैनेज 55/500 से 59/200 तक वन क्षेत्र में है। इस सड़क के 75.10 किलोमीटर लंबाई के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए लागत राशि रुपए 93 करोड़ 87 लाख एवं 3.70 किलोमीटर वन क्षेत्र में कार्य करने के लिए वन विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे माननीय भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि गत सरकार के जो गड्ढे थे वो इन्होंने पूरे किए और उनको भरा गया है। क्योंकि लगभग जिस प्रकार से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारी धोद विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं, तो इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इस बात का भी है माननीय सभापति महोदय, हमारी MDR सड़क घोषित की गई और MDR सड़क घोषित होने के बाद में उस काम को भी पूरा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी सड़क को मुख्य जिला सड़क घोषित करने के क्या नियम है और विधानसभा क्षेत्र धोद में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में सड़क से संबंधित कितने कार्य स्वीकृत किए गए थे और वर्तमान में उन कार्यों की स्थिति क्या है। और दूसरा मेरा यह है कि क्या सरकार मुख्य जिला सड़क भड़ाडर सांवलोदा धायलान सांवलोदा पुरोहितान नागवा जीणमाता खाटूश्याम जी सड़क बनाने का विचार रखती है, क्योंकि ये माननीय अध्यक्ष महोदय ये सड़क सालासर से लेकर और खाटूश्याम जी तक जोड़ेगी। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न का उत्तर आ जाने दो, उसके बाद पूछना। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वैसे 3 सवाल पूछ लिए हैं, मैं जवाब देती हूँ। उन्होंने पहले तो पूछा कि किसी भी सड़क को मुख्य जिला सड़क घोषित करने के क्या नियम है। तो नियम किसी भी सड़क को मुख्य जिला सड़क तक तब घोषित की जाती है यदि वह सड़क जिले में कम से कम 2 तहसील मुख्यालयों, 2 औद्योगिक क्षेत्रों को संयोजित करती है। इनकी आधी लंबाई पर न्यूनतम यातायात घनत्व 2000 PCU होना आवश्यक होगा। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि इनकी विधानसभा में बजट घोषणा 2025-26 में सड़क से संबंधित कितने कार्य स्वीकृत किए और अभी उनकी क्या स्थिति है। विधानसभा क्षेत्र धोद में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में सड़कों के 39 कार्य और लागत राशि 44 करोड़ 36 लाख की स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान में इनमें से 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 33 कार्य प्रगतिरत हैं। और इनकी जो उन्होंने वैसे तीसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी और पूछ लिया, वो ये है कि इनकी जो ये सड़क है जिसके बारे में वैसे मैंने अपने उत्तर में वैसे शुरू में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगी कि ये जो पूछ रहे हैं कि सीकर जिले की सड़क भड़ाडर सांवलोदा धायलान सांवलोदा पुरोहितान नागवा जीणमाता खाटूश्याम सड़क जो मैंने वैसे जवाब इसका दे दिया था, लेकिन फिर को MDR घोषित किया जा चुका, वैसे इसको MDR घोषित किया जा चुका है और जिसकी स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। अगला प्रश्न है माननीय। इनको गलत परंपरा क्यों डाल रहे हैं? अगर मुझे समय देंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो सड़क है MDR ये घोषित हो गई थी कांग्रेस के शासन में, आपका शासन आया, आपने किन कारणों से मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि इसका रूट चेंज किया, जो मेन सड़क है उसको तोड़ दिया
और आपके स्थानीय विधायक होने के नाते उसमें लक्ष्मणगढ़ का एरिया 8-10 किलोमीटर था, वो तो हटा दिया और पूरा गलियों में धाड़ियों में घुमाते हुए सड़क का कर दिया। तो ये क्या कांड है? क्या ये सही है? क्या ये सही है अध्यक्ष महोदय? क्या ये सही है कि पहले से रूट था उसको चेंज किया गया है? चेंज किया गया है तो क्या कारण है ये बताने का कष्ट करें। एमडीआर घोषित किया गया, पहले इसकी एमडीआर घोषित नहीं हुई थी ये सड़क। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो डोटासरे जी कह रहे हैं ये गलत है। ये एमडीआर तो हुई अभी है, एमडीआर पहले घोषित ही नहीं हुआ, बिराजो हो गया। है ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के जो माननीय सदस्य ने एक बात पूछी है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही कहूंगी, क्योंकि माननीय सदस्य जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा था उसमें ये वो खुद ही कह रहे हैं माननीय सदस्य के 2025 में ये इसकी एमडीआर घोषित हुई थी। इसकी पूरी ये जो बात इन्होंने रखी है इसकी पूरी जानकारी लेके मैं इनको डायरेक्टली इसका जवाब दे दूंगी। अगला प्रश्न सुभाष मील। अध्यक्ष भाई, मेरा निवेदन है, पिछले 7 साल में पहली बार यह हुआ है कि जिसका प्रश्न नहीं है उसने भी प्रश्न पूछा है, आपने अलाउ किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपवाद रहेगा, परंपरा नहीं बनेगी। श्री सुभाष मील। प्रश्न संख्या आपको है 267। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया है। हाँ तो और मैं पूरक प्रश्न पूछो। पहला पूरक प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने रिंगस एसडीएच को उपजिला अस्पताल में कर्मोन्नत किया। मेरा पहला पूरक यह है कि उपजिला अस्पताल रिंगस में जो नई बिल्डिंग है अस्पताल की वो कब तक बनेगी, ये मैं माननीय मंत्री जी जवाब दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सीएचसी रिंगस था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एसडीएच का दर्जा दिया। जब भी ऐसा कर्मोन्नति होती है तो सबसे पहले, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर टेंडर वगैरह इक्विपमेंट खरीद में समय लगता है, सबसे पहले जो है हम जो स्टाफिंग जो है हम इसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि स्टाफ जो है एसडीएच का पूरा लग जाए ताकि वहाँ पर लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। बजट सेशन 2024-25 के अंदर 100 बेड का ये कर्मोन्नत हुआ था एसडीएच। इसके अंदर जो है एस्टिमेटेड 35 करोड़ रुपए की लागत से आपकी बिल्डिंग और इक्विपमेंट में ये खर्चा होगा। हमने जो ये इशू है इसके अंदर हमें केंद्र सरकार से भी पैसे मिलते हैं, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है एनएचएम का, और स्टेट हेड से भी मिलते हैं। ये जो पैसा जो है, इनके पास जमीन भी 25 बीघा पर्याप्त है। ये जैसे ही इस जो वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा, इस वित्तीय वर्ष में हम इसका प्रबंध करके इनका जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और इनकी जो मशीनें हैं वो खरीदना शुरू कर देंगे। अगला पूरक कोई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, क्योंकि रिंगस एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर खाटू श्याम जी के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते रहते हैं और वर्तमान में खाटू मेला भी चल रहा है। प्रश्न पूछने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको, सदन के नेता भी बैठे थे उनको, नेता प्रतिपक्ष जी सहित सदन के सभी सदस्यों को पहले तो मैं खाटू श्याम जी मेले में आने का निमंत्रण दे रहा हूं कि आप समय निकाल के आए। और मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, बाद में दे देना। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, मतलब ये मैं एक सेकंड माननीय सदस्यों से ये आग्रह करता हूं, प्रश्न से संबंधित ही पूरक प्रश्न पूछें, बाकी बातें जो भी आपको कहनी है वो अलग से आप आइए, आपको अनुमति दे दूंगा। इसको प्रश्न अधिक से अधिक आए, इसलिए इसको शॉर्ट में अपने पास जो पूरक प्रश्न है जानकारी लेनी आप ले लीजिए। पूरक प्रश्न ये है कि वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है और ट्रॉमा सेंटर में जो भी जरूरी उपकरण है, मशीनें हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। चूंकि वहाँ पे रोज भीड़ भाड़ भरा इलाका रहता है तो एक्सीडेंट भी खूब होते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि ट्रॉमा सेंटर में आप जरूरी संसाधन और वहाँ पर जो खाली पद हैं उनको आप कब तक भरेंगे, स्पष्ट रूप से कृपया उसकी एक स्पष्ट आप तय सीमा बताने का कृपया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने माननीय सदस्य को शुरू में बताया था कि
एक बारी हमारा जो इनका जो लगभग 35 करोड़ का बजट सैंक्शन हमें केंद्र से मिल जाए या हम हमारे स्टेट प्लान से करेंगे, उसके बाद क्या है कि इक्विपमेंट का परचेस सबसे पहले तो माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसे आपका एसडीएच बना, बहुत इम्पोर्टेंट खाटू श्याम जी का बहुत भारी वहाँ पर ट्रैफिक है। एसडीएच बनते ही हमने आपके पद जो हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके 28 में से हमने 21 लगा दिए, जो कि एक बहुत अच्छा एवरेज है राजस्थान के लिए। जो नर्सिंग स्टाफ के अंदर आपके खाली नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत है, वो हम लगा देंगे। और ट्रॉमा मशीन के बारे में आपने बोला, ट्रॉमा मशीन में सीआरएम मशीन जो सबसे महंगी और सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है, इसको हम जो है इस वित्तीय वर्ष के अंदर जल्दी से जल्दी प्राथमिकता पर हम आपके ट्रॉमा सेंटर में लगा देंगे। अगला प्रश्न श्री वीरेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे मसूदा विधानसभा में भिड़ाई में पिछले बजट में 2025-26 में सिविल कोर्ट बजट घोषणा है, तो वो कब तक चालू हो जाएगा? क्योंकि भिड़ाई उपखंड के सभी लोगों को केकड़ी कोर्ट के लिए करीब 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न तो अपर जिला सत्र न्यायालय की स्थापना से संबंधित था, लेकिन आपने पूछा कोई बात नहीं कि जो बजट घोषणा में हमारा सिविल जज की घोषणा हुई है, उसमें सारी प्रोसीडिंग पूर्ण हो गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति आते ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। और कोई पूछना है? ठीक है, धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है महंत बालकनाथ। महंत बालकनाथ श्री हरलाल सिंह सारण। प्रश्न संख्या 270 है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, वर्तमान में प्रदेश में कुल 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई 1962 संचालित है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र शुरू में वर्तमान में कुल 3 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई 1962 संचालित है। खंड 3, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र शुरू में संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से पशु उपचार किया जा रहा है। संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा दिनांक 15/2/2026 तक कुल 36,549 पशुओं का उपचार किया गया है। खंड 4, जी नहीं, वर्तमान में प्रदेश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा पूर्वक प्रश्न है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में 2024 में 3 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित है। ये इकाई 1 लाख पशुओं पर एक संचालित होती है, परंतु वर्तमान में मेरी विधानसभा क्षेत्र में पशुओं की संख्या वृद्धि 1 लाख नहीं 4 लाख के लगभग है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक यूनिट और इकाई और खोली जाए मेरे चूरू विधानसभा क्षेत्र में। इसका जवाब दे हाँ तो कब तक है, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान में केंद्र सरकार के सहयोग से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की और घर घर पशुओं का इलाज करने का काम कर रही है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना भारत सरकार की केंद्रीय परिवर्तन योजना के तहत संचालित है। योजना अंतर्गत राजस्थान में 536 मोबाइल संचालित है। मोबाइल वाहनों की 100% राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन वाहनों के संचालन हेतु बजट व्यवस्था 60% भारत सरकार व 40% राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वाहनों का संचालन कॉल सेंटर के माध्यम से 1962 टोल फ्री कॉल के अनुसार किया जाता है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट को भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार 1 लाख पशुधन पर 1 यूनिट लगाने के आधार पर प्रदेश के समस्त जिलों में विभिन्न स्थानों पर विभाग द्वारा लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पशुपालक व किसान के घर घर जाकर
निःशुल्क इलाज करने की महत्वाकांक्षी योजना मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सफलता को देखते हुए व राजस्थान की विशाल भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए भारत सरकार के पशुपालन मंत्री महोदय को हमने राजस्थान में मोबाइल यूनिट की संख्या बढ़ाने की मांग की है। भारत सरकार यदि संख्या बढ़ाती है तो राजस्थान सरकार संचालन की पूरी व्यवस्था करेगी। दूसरा पूरक। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक किसान के लिए घर में जाके इलाज करने का काम किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछ रहे थे? जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने कि 15 फरवरी तक ही 36,549 पशुओं का इलाज कर दिया। तो 3 यूनिट चल रही है तो कितने इलाज करते हैं एक दिन में और कब से चल रही है? क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि हमारी जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है ये रोज का एवरेज उनका 6 पशु देखने का है और 6 पशु वो रोज देखते हैं और उसी आधार पर उनका पेमेंट होता है और यदि उसमें भी कम देखते हैं तो उनका पेमेंट की कटौती होती है। वर्तमान में इस योजना जब से शुरू हुई है 24/2024 से लेकर 15/2/2026 तक मोबाइल वेटरनरी यूनिट द्वारा ऑन कॉल व कैंपों के माध्यम से 15,99,840 पशुपालकों के कुल 61,30,856 पशुओं का इलाज निःशुल्क किया गया। चूरू जिले में 35,466 पशुपालकों के 1,23,374 पशुओं का इलाज किया गया व चूरू विधानसभा में 7,666 पशुपालकों के 36,549 पशुओं का इलाज किया गया। चलिए 24 से शुरू हुई 25 तक का आपने बताया है, 26 तक का। एक दिन में आप एक वैन 6 का उपचार करती है 6 पशुओं का। 3 वैन है 18 आपके पर डे के हो गए 18 पशु और एक महीने के लगाओ तो 18 × 54 540। एक वैन 540 5,040 कैसे भी नहीं जाएगा 36,000 का आंकड़ा। कैसे करोगे? आप कह रहे हो उससे कम उसको पैसे नहीं मिलते तो फर्जी आंकड़े दिखा रहा है। मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच कराओ सब। उत्तर तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट 24/2/2024 से चालू हुई 2 साल और उस समय शुरू हुई। उस समय हमारा कॉल सेंटर नहीं खुला था तो हमने कैंपों के माध्यम से इस यूनिट का उपयोग लेना शुरू किया। हमने गांव-गांव कैंप लगाए और मोबाइल यूनिट जाते थे। उस समय कैंप में जितने पशु आते थे उनका सबका इलाज करते थे, उसको भी इसमें शामिल किया है। बाद में जैसे ये 9/10/2024 को कॉल सेंटर शुरू हुआ और 31/12/2024 कॉल सेंटर द्वारा मतलब ये कैंप गाड़ियों को ऑन कॉल बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो 6 का एवरेज चल रहा है तो दोनों मिलाकर के इतने पशुओं का इलाज हो गया। मेलों में आ गया ना। मैं कह रहा हूँ 100% फर्जीवाड़ा है, 100% फर्जीवाड़ा। आप जांच करवा लिए, ये संख्या आ ही नहीं सकती। अधूरा मेघवाल संख्या 271 का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। एक सेकंड का प्रश्न है। संसदीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। आपने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पूरक प्रश्न की अनुमति दी है, डिबेट करने की, राजनीतिक आरोप लगाने की, राजनीति करने का आधार नहीं दिया है। नहीं बीच में नहीं बोल सकते, बैठ जाइए बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं बोल सकते, बैठ जाइए। किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? किस हैसियत से खड़े हो? बैठ जाइए। मेरा अधिकार व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है। आपको नहीं मेरा अधिकार है ये बीच में। मैंने व्यवस्था परमिशन लेके खड़ा हुआ हूँ, आपकी तरह नहीं खड़ा था बीच में बोलने के लिए। आपकी तरह खड़ा रहता हूँ बीच में परमिशन माननीय सदस्य मजाक बना रखी है यहाँ। ये राजनीति का नहीं है यहाँ। माननीय सदस्य डोटासरा जी, ब्राजो
ब्राजे मैं ब्राजो इधर ब्राजो। माननीय सदस्यों सुनिए, जैसे इनको अधिकार है उनको भी दे रखा है, ऐसा थोड़ी एक साइड में ये बोलेंगे संसदीय मंत्री हैं दूसरे किसी को नहीं है। यदि ये बोलेंगे तो उनको भी अधिकार है पूछने का, बात करने का। ऐसा नहीं है कि वो क्यों खड़े हो रहे हैं। यानी आपके विपक्ष का नेता और संसदीय मंत्री दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों पूछ सकते हैं। बीच में कोई बात होगी छोटी मोटी तो सचेतक को दोनों सचिवों का भी है। तो इसलिए पूरक प्रश्न पूछना और साथ में जो प्रश्न भी पूरक पूछ रहे हैं, नियम क्या है? नियम तो आपके यहाँ अवेलेबल है। ऐसे नियम यदि आप पूछेंगे तो लंबा समय उसके बताने जाएंगे। तो मेरा एक तुरंत टू द पॉइंट, आप पूरक भी पूछें, टू द पॉइंट अपन उत्तर भी दें। उसमें से कोई क्वेरीज रह जाती है, उस क्वेरीज को अपन पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, आप पूछिए। चलिए अगला प्रश्न है आधुरा मेघवाल, प्रश्न संख्या 271। खंड 1 बाड़मेर जिले में दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक विभाग द्वारा वन्य क्षेत्र में पौधारोपण, सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं वह राशि का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है एवं माह मार्च 2026 तक उक्त प्रगतिकृत कार्यों का पूर्ण कर दिया जाएगा। खंड 2 विधानसभा चौहटन में अवैध खनन के विगत 5 वर्षों में 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खंड 3 उक्त प्रकरणों को निस्तारित कर उनकी जुर्माना राशि 1,42,000 रुपये वसूली कर राजकोष में जमा करवाई गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4 विधानसभा क्षेत्र चौहटन में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 2 नवीन नर्सरियों की स्थापना की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र चौहटन में नवीन नर्सरी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र चौहटन में उपखंड मुख्यालय पर नवीन लव कुश वाटिका या नगर वन क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार श्रीराम वाटिका स्थापित करने की कार्रवाई आपके विधानसभा क्षेत्र में अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र चौहटन अत्यंत ही विस्तृत होने के कारण क्या सरकार शेड़वा उपखंड मुख्यालय पर नवीन क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस नए कार्यालय की खोलने की बात करी है, परीक्षण कराया जाएगा, यदि आवश्यक होता तो खोला जाएगा। गुण अवगुण के आधार पर इस पर विभाग निर्णय लेगा। अगला श्री रामनिवास गवाड़िया, प्रश्न संख्या 272। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल में पूछा कि शराब लाइसेंसधारियों द्वारा स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त अनाधिकृत स्थानों पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, तो जवाब में मुझे मिला जी नहीं। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं, इस बात को सर्वविदित है कि अखबार में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि अवैध शराब की जो कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद में जब इनके विभाग ने इनको पूरा पूछो। मैं यही पूछ रहा हूँ कि या तो इनके विभाग ने उसमें खाना पूर्ति की है, या मंत्री जी के जो इन्होंने तय कर रखा है कि भाई हमें यही जवाब देना है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कितने ऐसे मामले दर्ज हुए जिनमें अवैध विक्रय के मामले हैं, जिनमें आपने कार्रवाई की, और कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब की बिक्री जो कर रहे होते हैं, जो आउटलेट्स, उसके अंदर या तो एक्साइज डिपार्टमेंट की गश्त में पकड़ में आते हैं, या लोगों की इंफॉर्मेशन से उनके बारे में मालूम करके और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। इसके अंदर जो है रूटीन बेसिस पर जब हमने कहा जी नहीं का मतलब ये हुआ
कि हमारे डिपार्टमेंट में जो गश्त में जो पकड़े वो तो मैं आपको बताऊंगा ही मैं। इंफॉर्मेशन जो है अभी फिलहाल आज की तारीख में डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि यहाँ पर अवैध बिक्री हो रही है। कईयों को पकड़ लिया, उस लिकर भी सीज कर ली। इसके अंदर क्या है कि रूटीन बेसिस पे गश्त होता है। एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स जो है जिसमें पेट्रोलिंग ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर 4 लोग जो है ये गश्त में जाते हैं। और राजस्थान के अंदर 145 एक्साइज पुलिस स्टेशन हैं। इंफॉर्मेशन बेसिस पर डिपार्टमेंट एक्ट करता है और गश्त के जरिए उनको अगर कोई पकड़ में आ जाए तो पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर। उसके अंदर उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, चालान होता है, पेनल्टी होती है और 24 घंटे के लिए मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें होता है। और अगर कोई लाइसेंस डीलर जो है वो अपनी कोई एक्स्ट्रा दुकानें अवैध करता है तो उसका जो है उसके हैवी ड्यूटीज पेनल्टी लगती है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल लाइसेंस होता है और इस दुकान को बंद करके इसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आपके एरिया में अभी रिसेंटली जो है आपके जो 27 केसेस हुए, ये 2025-26 की बात कर रहा हूँ, 27 केसेस हुए, 13 चालान हुए, 14 इंक्वायरीज अंडर वे है, 404 लीटर देसी शराब जब्त की गई, 110 लीटर बियर जब्त की गई और 82 लीटर जो है आपके हथकढ़ मदिरा जो है वो कॉन्फिस्केट की। इसके अंदर जो है मैंने आपको ये एनेक्सर भी दे दिए हैं। ये जितने भी केसेस जो 27 हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है और जो एक्शन लिया गया है ये आपको प्रस्तुत कर दिया गया। अगर आपके पास नहीं आया तो मैं आपको आपके विधानसभा के बारे में दे दूंगा। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, गजब का प्रशासन है, किसी के नज़र में ही नहीं आता कि अवैध शराब की कहीं बिक्री हो रही है, क्योंकि समय पे सबके पास माल पहुंच जाता है तो क्यों ही करेंगे। दूसरा मेरा सवाल मेरी विधानसभा क्षेत्र का ही है। जब मैंने मंत्री जी से पूछा कि वहाँ कितनी स्वीकृत शराब की दुकानें हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि 19, और जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि 17 तो अवैध चल रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मंशा रखते हो? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से 2 चीज़ें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अपने विधानसभा में रहते हो, वहाँ राउंड करते हो, आप जो है डिपार्टमेंट को, आप कोई भी आपको किसी के ऊपर सस्पिशन हो, कुछ हो, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम इसके ऊपर हम तुरंत हम एक्शन लेंगे और एक्शन हम ले चुके हैं। इसके अंदर हम एक्शन ले चुके हैं। और जो 19 जो आप आउटलेट्स की बात कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ने आपको जो लिस्ट दी है आपके विधानसभा के अंदर जो 19 जो लाइसेंस दुकानें हैं, आप बता दीजिए कि वो 19 लाइसेंस दुकानें आपने पाया कि वो नहीं चल रही हैं या उसके अंदर 4 ही चल रही है और वही लोग कुछ अवैध चला रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए फायदा है। हमारे क्या, जब हम पकड़ते हैं, चालान करते हैं, रेवेन्यू भी एक इससे आता है। तो आपकी जो भी आप खुद सतर्क रहिए, हमें इंफॉर्मेशन लीजिए और हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दीप्ति किरण, आपने कहा ही नहीं मेरे को। इन्फॉर्मेशन दे दी साहब। 17 दुकानें चल रही है। पूरे राजस्थान में यही हालात है, पूरे राजस्थान में यही हालात है। माननीय मंत्री जी, आप जो है इस पे सख्त एक्शन लीजिए। आपने कहा भी कोई सदस्य बताए, तो इन्होंने बता दी 17 तो अवैध चल रही है, इन्होंने खुद ही बताई है कि आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं क्या? अभी मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। आप हमें सूचना दीजिए। ये दे दी 17 दुकानों की दीजिए। ये चाहे हमारे राज्य में रहा हो। अध्यक्ष जी, आपकी सूचना पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, कोई भी हो, चाहे हरिमोहन जी, ये कैसी चीज है? ये कैसी चीज बोल रहे हैं? ये चाहे आपके नेता हमारा राज रहा हो, चाहे हमारा राज रहा हो, चाहे आज ये राज हो, किसी भी राज के अंदर ये लोग सेटिंग करते हैं और दुकानें चलाते हैं। आपकी अगर मंशा है इन पे कार्रवाई करने की तो 17 तो इन्होंने बता दी और एक की मैंने मेरे क्षेत्र में लिख रखी है 1 साल से, आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। गोदाम के नाम पे अवैध ब्रांचेज ये सारी चल रही है। आप इस पे कार्रवाई करना चाहते हो तो आप करिए, खुले मन से कीजिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आप घोषणा कर दो। हम बिल्कुल सीरियस है, नेता प्रतिपक्ष, हम बिल्कुल सीरियस है।
आप हमें सूचना तो देखिए कि हम एक्शन लेते कि नहीं लेते। आप सूचना दीजिए ना, आप भेजिए सूचना हमारे पास, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमने एक्शन लिया। मंत्री जी इनसे मंत्री जी इनसे सूची ले। अरे भाई, अरे सुनो, हरिमोहन जी, नो अंकित नहीं, हरिमोहन जी ये तीसरी बार खड़े जो आपके नेता को पूरा टाइम दे दिया। श्री इन्होंने इनसे आप सूची लेकर के और फिर कार्रवाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्री दीप्ति किरण महेश्वरी। दो हो गए आपके, दो होते हैं, दो हो गए। हाँ तो आप सूची दे दो, मैंने कार्रवाई करने। अरे आप सूची दे दो, कार्रवाई के लिए कह दिया। अरे आप सूची तो दो। आप पूछे माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या 273 मेरे पास जवाब आ गया है। मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना आप चाहूंगी। पूरे पूछो। क्या सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट योजना हेतु तैयार की गई डीपीआर में इस योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली संपत्तियों की समुचित देखरेख व संचालन हेतु व्यवस्था का विचार रखती है एवं राष्ट्रीय पर्यटन योजना एवं डिजिटल प्रमोशन से इसे जोड़े जाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली परिसंपत्तियों के विकास से पूर्व इन संपत्तियों के समुचित देखरेख व संचालन के संबंध में स्थानीय निकाय यथा संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि संबंधितों से परामर्श कर प्रबंधन किया जाएगा तथा इन संपत्तियों का नियमित पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा। और जो बात इन्होंने रखी डिजिटल प्रमोशन की, तो वर्तमान में इस सर्किट को अन्य योजनाओं से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित स्थलों का प्रचार प्रसार संचार के विभिन्न माध्यमों तथा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, विभाग के मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विभागीय प्रचार प्रसार हेतु मुद्रण सामग्री के माध्यम से कर अधिकाधिक देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के समुचित प्रयास किए जाएंगे। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या महाराणा प्रताप टूरिस्ट विकास योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की भागीदारी एवं रोजगार के सृजन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्थानीय जो भी हमारे स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, यही प्राथमिकता रहेगी। और इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी कार्यों व स्थलों के चयन में किए गए विचार विमर्श एवं प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में रहेगा। उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय मटेरियल सप्लायर्स एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसी भी नए पर्यटन सर्किट का या योजना के विकसित होने के बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए विकसित होते हैं। कम से कम जब एक टूरिस्ट आता है तो कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती ही है। इसलिए टूरिज्म को हमारी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, हमारे लिए प्रायोरिटी है। टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, होटल पार्किंग, कैफेटेरिया, सुवेनियर शॉप्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट, होम स्टे, इन सभी का विकास होगा। एक बार जब टूरिस्ट बन जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को विकास मिलने की बहुत सारी संभावनाएं होंगी। अगला प्रश्न है। प्रश्न आपने जो जवाब दिया इसमें माननीय मंत्री जी ने, आपकी 24-25 की बजट घोषणा है 100 करोड़ की, और 24-25 के 100 करोड़ से अब आगे आपकी 26 की फरवरी, आपने इसमें कहा है कि हमने खर्च किया है 2,83,000 रुपये मात्र। तो 2 साल में 100 करोड़ में से सिर्फ 2,83,000 ही खर्च किए। माननीय अध्यक्छ महोदय, अभी तो डीपीआर बनी है, इसकी घोषणा 100 करोड़ की हुई थी। अब इसमें हम लोग 275.68 करोड़ खर्चने वाले हैं। बहुत भव्य बनाएंगे इसको। मैं आपको आज इस सदन में बोलना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की तो आदत बन गई है, हर प्रश्न में उनको पूछना ही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी 100 करोड़ क्यों? अगर इस योजना में 1000 करोड़ भी खर्चने पड़ेंगे तो कम है।
महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना कुछ हमको करना चाहिए और इसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार करके रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है और 2 साल से 100 करोड़ रुपए मंजूर हैं। आपने 2 लाख रुपए खर्चे हैं, 2 लाख, तो आप कब तक खर्चेंगे ये बताइए। हम चाहते हैं महाराणा प्रताप के लिए आप खर्च करें, समय सीमा तो कोई होगी। उत्तर आ गया नानालाल। समय सीमा, अब इसकी डीपीआर अप्रूव हो चुकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको इतनी चिंता थी तो इन्होंने 5 साल क्या किया? 1 रुपया भी खर्चा आपने? 1 रुपया भी महाराणा प्रताप के लिए आपने खर्चा? बताइए। नहीं, हमारी सरकार ने आते ही पहले ही बजट में इसकी घोषणा की। समय लगता है, जो भी काम होगा पूरा होगा, पुख्ता होगा। आधी अधूरी घोषणा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी सरकार का काम करेंगे तो पूरा करेंगे। आपकी सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। उत्तर दे दिया। डीपीआर बनी है, डीपीआर बनी, उसका विषय खत्म। अगला प्रश्न पुकार लिया नानालाल। अरे आपको किसने कहा? नहीं, नो, बैठिए नानालाल। मानिए, अरे आप बोलो ना। अरे हाँ, ये चर्चा का विषय, क्वेश्चन नंबर में चर्चा नहीं थी। मानिए डोटासरा जी, बिराजो, मानिए बिराजो। अरे क्वेश्चन नंबर नहीं चलाना है, जो आराम से चल रहा है। आप नाम जवाब दे दिया। डीपीआर बन रही है, डीपीआर में 2 लाख ही होते हैं, जबरदस्ती उसका विषय ले रहे हो नानालाल। प्रश्न संख्या 277, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री महोदय ने, अरे पूछे दो। अरे मैंने कहा बैठे बैठे कोई नहीं बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे जवाब दिया है भारत सरकार की गाइडलाइन 100 किलोमीटर का ट्रॉमा सेंटर खोलने की है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 100 किलोमीटर की दूरी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप, मेरा सवाल है कि आप ट्रॉमा सेंटर खोलने की